यूपीएससी प्रीलिम्स तो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। यूपीएससी बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहा है, पर्टिकुलर स्पीशीज़ के बिहेवियर पूछ रहा है, डिफेंस की रैंकिंग पूछ रहा है, एग्रीकल्चर के बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पीएचडी वाले क्वेश्चंस पूछ रहा है। क्या आप लोगों की भी ऐसे ही सोच है? क्या आप लोगों को भी लगता है यूपीएससी प्रीलिम्स निकालना अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है? अगर आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। हमारा ये मानना है कि देयर इज़ सम पैटर्न, देयर इज़ सम डेफिनेट पैटर्न इन द यूपीएससी प्रीलिम्स जो हर साल रिपीट होता है। ऑल्दो देयर इज सम रैंडमनेस, यूपीएससी हमेशा रैंडमनेस मेंटेन करके रखती है, लेकिन उसके बावजूद एक डेफिनेट पैटर्न है जो यूपीएससी प्रीलिम्स में हर बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, हर साल रिपीट होता है। जो जिस पैटर्न को यूज़ करके कुछ लोग हर साल प्रीलिम्स निकालते हैं, उसमें से कुछ एविडेंस ऐसा है, जैसे अगर आप देखें यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जो इंटरव्यू अपीयर्ड कैंडिडेट्स हैं, फाइनल रिजल्ट के बाद उनको मुश्किल से 4 से 5 दिन मिलते हैं तैयारी के लिए, लेकिन फिर भी उसमें से 70 से 80% लोग जिन्होंने इंटरव्यू दिया होता है वो फिर से प्रीलिम्स निकाल लेते हैं और फिर से मेंस में अपीयर करते हैं। तो ऐसा क्या है कि इतने कम दिन, इतने कम तैयारी करने के दिन मिलने के बाद भी वो हर बार प्रीलिम्स निकाल लेते हैं? जबकि 2023 का इतना रैंडम पेपर आया था, 2024 का इतना ज़्यादा फैक्चुअल पेपर आया था, फिर भी इन लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, पेपर कैसा भी आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया है, जिस पैटर्न के बेसिस पे वो हर साल प्रीलिम्स निकालते हैं। तो क्या आप भी वो पैटर्न जानना चाहते हैं? अगर वो आप भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनी है। तो जैसे मैंने खुद पर्सनली 3 इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो मैंने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया था, जिसके बेसिस पे हर साल प्रीलिम्स का कुछ क्वेश्चंस तो मेरे हमेशा सही होते थे। क्वेश्चन कहीं से भी आए, कैसा भी आए, कितना भी फैक्चुअल आए, लेकिन मेरा वो क्वेश्चन हमेशा सही होता था। तो उसको समझने के लिए, उस पैटर्न को समझने के लिए एक बार हमको ये जानना होगा कि यूपीएससी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस नेचर के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैटेगरीज क्या है। उसको समझने के लिए मैंने यूपीएससी क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी रहेगी नॉन नेगोशिएबल कैटेगरी। नॉन नेगोशिएबल मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करने हैं, ये किसी भी हाल में आपको सही करने हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस आपको स्टैंडर्ड बुक्स में मिल जाएंगे, एनसीईआरटीज़ में मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके सारे कंपटीटर सही कर रहे हैं, तो आपको भी सही करना ही है। इसमें 3 सब टाइप्स होते हैं। एक क्वेश्चन होते हैं जो एज इट इज़ पीवाईक्यू से रिपीट होकर आते हैं, जैसे आर्टिकल 21 जो इस बार आया था, राइट टू प्राइवेसी वाला। मनी मल्टीप्लायर वाला क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हुआ था। बुद्धा के प्लेसेस वाला 2014-15 में एज इट इज़ रिपीट हुआ था। ये क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो फिर आपका प्रीलिम्स कोई भी नहीं निकाल सकता। दूसरे कैटेगरी के नॉन नेगोशिएबल में होते हैं जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड बुक्स में बेसिक फैक्ट्स अवेलेबल हैं, उन्हीं फैक्ट्स को यूज़ करके वो क्वेश्चन ईजिली आंसर हो जाते हैं। जैसे इस बार क्वेश्चन आया था, शेड्यूल 8 लैंग्वेजेस का क्वेश्चन आया था। इस बार मनी बिल वाला क्वेश्चन आया था। इस बार डिलिमिटेशन कमीशन वाला क्वेश्चन आया था। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो प्रीलिम्स बार बार निकालते हैं, जो प्रीलिम्स मास्टर्स हैं या जो ये इंटरव्यू अपीयर्ड कैंडिडेट्स हैं, ये ऐसे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करते। और तीसरी कैटेगरी के इसमें अगर हम क्वेश्चंस देखें तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। जैसे इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया तो क्या क्या इम्पैक्ट होगा इन्फ्लेशन पर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई कब बाय करेगी, कब सेल करेगी, पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होता है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी तरह ज्योग्राफी में जो इस बार क्वेश्चन आया था, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वाला, जो थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर वाला क्वेश्चन आया था। ऐसे करके जो इजी क्वेश्चंस हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स में, स्टैंडर्ड एनसीईआरटीज़ वगैरह में अवेलेबल है, इन सब के आंसर्स ये कभी भी गलत नहीं करने होते। इन क्वेश्चंस में आपको एट एनी कॉस्ट 90% एक्यूरेसी मेंटेन करनी ही होती है। ऐसे क्वेश्चन जनरली 30 से 40% आते हैं और आपको इसमें 90% क्वेश्चन सही करने ही होते हैं। अगर इसमें 90% से नीचे एक्यूरेसी है तो बहुत कम चांस हो जाते हैं प्रीलिम्स निकलने के। सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं जो ट्रिकी होते हैं लेकिन फिर भी सॉल्वेबल होते हैं। ट्रिकी का मतलब आपने उस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन के जो कंटेंट है, उस क्वेश्चन का जो फैक्ट्स हैं, आपने कभी पहले नहीं सुने होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो टॉपिक आपने कभी सुना ही नहीं हो। फॉर एग्जांपल इस बार का आरटीजी वाला क्वेश्चन, रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर वाला जो क्वेश्चन था, वो बिल्कुल ही आउट ऑफ ब्लूम क्वेश्चन था। हमने कहीं पे भी उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था और ज़्यादातर सब लोगों ने वो सही करके आए थे जो भी प्रीलिम्स निकाला था। मैं अभी 2024 का आपको पेपर डिस्कस करूंगा आपके साथ, तो आपको दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे इजीली सॉल्व किया जा सकता था। इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो सिर्फ लॉजिक को यूज़ करके आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे इस बार क्वेश्चन आया था कि कौन सा सेक्टर प्राइमरी सेक्टर होगा, कौन सा सेकेंडरी सेक्टर होगा, कौन सा टर्शियरी सेक्टर होगा।
जो क्वेश्चन आया था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा है, इसमें से एक मोटर व्हीकल्स करके दिया हुआ था ऑप्शन। ऐसे कर करके ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनको कभी भी गलत नहीं करना होता। अगर आप थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग यूज़ करेंगे अपने सब्जेक्ट की जो आपने पढ़ा है, रोट लर्निंग के ऊपर नहीं जाएंगे, रोट लर्निंग को छोड़ के अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करेंगे, तो आपके क्वेश्चन लॉजिक अगर यूज़ करेंगे तो आपका हमेशा उनका आंसर निकल जाएगा। दूसरे तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट होता है। आपने कोई एक छोटा सा फैक्ट कहीं पे पढ़ा होगा अपनी अपनी स्टैंडर्ड बुक के अंदर, उस फैक्ट को आप कितनी मैक्सिमम जगह पे यूज़ कर पा रहे हैं। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्ट्स जो आपने पढ़ा है वो आप कितना अच्छे से कर पाते हैं। जैसे अगर मैं आपको एविडेंस दूँ, 2021 में एक क्वेश्चन आया था मेडिवल हिस्ट्री से, जिसमें सिर्फ एक फैक्ट को यूज़ किया था मैंने पर्सनली। तैमूर ने 1398 में इन्वेड किया था इंडिया के अंदर। सिर्फ इस टाइमलाइन, इस टाइम को याद करके मैंने वो एंटायर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। उसी तरह ज्योग्राफी में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस बार धुरंधर फॉल्स वाला आया था, या फिर इस बार जो फोल्ड माउंटेन्स वाला आया था। इसमें आप छोटे छोटे फैक्ट्स को, कोई एक छोटा फैक्ट आपने कहीं पे याद किया होगा, उस फैक्ट को आप कितना मैक्सिमम नए नए एरियाज़ में, नए नए सिचुएशंस में यूज़ करते हैं, उसके बेसिस पे आप कोई भी नए क्वेश्चन को अनलॉक कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं जो वर्ड मीनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। इसको मैं बोलता हूँ एटिमोलॉजिकल अप्रोच। जैसे अगर मैं इसका एविडेंस आपको दूं, तो इस बार क्वेश्चन आया था, इस बार नहीं पिछले साल अगर मैं आपको एविडेंस दूं, 2022 में क्वेश्चन आया था इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र वाला। इसमें आपको जो वर्ड दिया होता है उसी वर्ड का इंटरप्रिटेशन निकालना होता है कि ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। इसी की कुछ इंटरप्रिटेशन निकाल के आप 4 ऑप्शंस में से एलिमिनेट करते हो कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल भी सेट नहीं बैठ रहा, ये बिल्कुल भी सेट नहीं बैठ रहा। तो इसमें मेनली इनकोहेरेंस टेस्ट यूज़ करना होता है कि कौन सा ऑप्शन कोहेरेंट है, कौन सा ऑप्शन कोहेरेंट नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से। उसी तरह साइंस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें वर्ड मीनिंग को यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। जैसे 2023 में एक क्वेश्चन आया था डीएनए वाला। उसी तरह ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपका वर्ड मीनिंग को यूज़ करके आप वर्ड को ब्रेक करेंगे। जैसे इसी बार आरटीजी वाला क्वेश्चन आया था, रेडियो आइसोटोप वाला। उस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो वो क्वेश्चन बात कर रहा है कि रेडियो आइसोटोप थर्मल रिएक्टर है वो। अगर वो रेडियो आइसोटोप थर्मल रिएक्टर है तो उसमें हाई पॉसिबिलिटी है कि उसमें रेडियो एक्टिविटी हो रही होगी। रेडियो आइसोटोप को अगर आप ब्रेक करेंगे तो उसमें आपको निकलेगा रेडियो एक्टिविटी हो रही है। अगर रेडियो एक्टिविटी हो रही है तो उसमें फिजन रिएक्शन हो ही नहीं सकता। तो बस आपको वर्ड को, छोटे छोटे वर्ड्स को ब्रेक करके उसका मीनिंग निकालना होता है। उसके बेसिस पे आप किसी भी रैंडम क्वेश्चन को अनलॉक कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं जो एग्जैक्टली बाउंसर क्वेश्चन होते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को दिखा के कोचिंग मटेरियल वाले, कोचिंग वाले आपको डराते हैं, आपके अंदर फियर क्रिएट करते हैं। उस फियर को फिर वो मोनेटाइज करते हैं अपने मटेरियल को बेचकर। तो ये क्वेश्चंस बेयरली 10 से 20% होते हैं पेपर के अंदर जो हमको नहीं पता होते। इसमें भी 2 कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं। पहली कैटेगरी होती है जो, जैसे अगर हमने आइडेंटिफाई किया कि बुद्धिज़्म एक फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, तो अब बुद्धिज़्म के ऊपर हम कुछ ना कुछ डिटेल में स्टडी करके जाते हैं, डिटेल फैक्ट्स याद करके जाते हैं, लेकिन फिर भी यूपीएससी हमसे 2 कदम हमेशा आगे रहता है। उसके अंदर वो और ज़्यादा डिटेल्ड फैक्ट्स पूछ लेता है। तो जिस तरह जैसे इस बार पूछा था, लिटरेचर वाला क्वेश्चन पूछा था बुद्धिज़्म का, ठीक है। तो ऐसे इसमें क्या करता है कि एरिया तो हमारा नोन होगा, जैसे बुद्धिज़्म हमारा नोन एरिया है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर इतना ज़्यादा डीप फैक्चुअल पूछ लेगा कि उसको ह्यूमनली याद करना पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं बाउंसर कैटेगरी में डालता हूं कि इन क्वेश्चंस की तैयारी कभी नहीं करी जा सकती। अगर आप इन क्वेश्चंस की तैयारी करोगे तो आपका प्रीलिम्स कभी भी नहीं निकलेगा। आप सिर्फ इन्हीं ऐसे ही रैंडम फैक्ट्स को याद करते रह जाओगे, और जो एक्चुअल जहाँ पे आपकी इवैल्यूएशन हो रही है, जहाँ पे आपका कंपटीशन है, जहाँ पे आपकी रैंकिंग डिसाइड होगी, जो कि मेंस एग्जामिनेशन है, उसकी आप कभी तैयारी नहीं कर रहे, आप प्रीलिम्स में ही सारा टाइम निकाल दोगे। और अगर हम एक और चीज़ देखें कि ऐसे क्वेश्चन पूछ क्यों रहे हैं, वाई यूपीएससी इज आस्किंग सच क्वेश्चन, हम अगर देखें तो यूपीएससी हमें एज एक एडमिनिस्ट्रेटर को सिलेक्ट करना चाहता है, एडमिनिस्ट्रेटर को सिलेक्ट करना चाहता है। और एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट करने का बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर जो है ही शुड बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। अगर वह प्रॉब्लम सॉल्वर होगा तो वो कोई भी नई सिचुएशन में, कोई भी नई सिचुएशन आएगी उसके पास, वो उसको कैसे हैंडल करना है, उसमें कैसे पैनिक नहीं करना है, कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके, लिमिटेड रिसोर्सेज जो है उसके पास, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड मैन पावर है, लिमिटेड मनी है, इस सब को लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके कैसे नई सिचुएशन को हैंडल करके उसमें से रिजल्ट निकाल के लाना है। तो बाउंसर क्वेश्चन भी आपकी यही चीज़ टेस्ट करते हैं, जो आपने लिमिटेड नॉलेज गैदर करी है,
तैयारी के दौरान उसको आप कितना ज़्यादा यूज़ कर पाते हैं नए नए क्वेश्चंस के अंदर। तो वो जो प्राइमरी पर्पस होता है वो यही होता है यूपीएससी का बाउंसर क्वेश्चन डालने का, और सेकंड पर्पस होता है आपकी शॉक वैल्यू चेक करना। शॉक वैल्यू चेक करना कि आप कितना ज़्यादा सरप्राइज एलिमेंट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जिस तरह जैसे मैं आपको एविडेंस दूं, ये सेकंड कैटेगरी के अंदर क्वेश्चन आएंगे कि नए एरिया के क्वेश्चन पूछने कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। जैसे 2023 के अंदर उन्होंने स्पीशीज के बिहेवियर पूछने शुरू कर दिए कि पर्टिकुलर स्पीशीज कैसे कैसे बिहेव करती है। औरंगुटन पूछने लगे, आपकी बी पूछने लगे, हनी बी पूछने लगे, आपकी आंट्स पूछने लगे, कौन से स्पीशीज फंगाई को कल्टीवेट करते हैं। तो ये सब स्पेसिफिक फैक्ट्स, नया एरिया पूछने लगे जो हम कभी नहीं पढ़ते। उसी तरह 2024 में उन्होंने डिफेंस के क्वेश्चंस पूछने लगे, 5-6 क्वेश्चंस आ गए इसके। ऐसे 2020 में एग्रीकल्चर के 9-10 क्वेश्चंस आ गए, स्पोर्ट्स के 4-5 क्वेश्चन आ गए। तो ये क्या होता है, ये आपको शॉक आपका एब्जॉर्व करने के लिए, सरप्राइज की आपको आप कैसे बिहेव करेंगे नई नई सिचुएशन में। तो ऐसे क्वेश्चंस की कभी भी तैयारी नहीं करी जाती, ऐसे क्वेश्चंस को ऑन द स्पॉट डिसाइड किया जाता है। अगर कुछ लॉजिक बेसिस पे, रैशनल रीजंस बेसिस पे, रैशनल अगर आपके पास कोई है कि आप दिमाग लगा के कुछ एलिमिनेशन वगैरह कर सकते हैं तो आप उसको अटेम्प्ट करना चाहिए, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करना चाहिए। तो ये रहे 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस। अब अगर हम देखें तो इन 3 कैटेगरी में कौन कौन सी स्किल्स नीडेड है। जो पहली कैटेगरी है 1A 1B 1C, 1A 1B 1C का मतलब क्या था, नॉन नेगोशिएबल के अंदर, नॉन नेगोशिएबल कैटेगरी के अंदर आपके PYQ कैटेगरी, फैक्चुअल कैटेगरी, कंसेप्चुअल कैटेगरी, इसके अंदर तो आपको नॉलेज चाहिए होती है, जिसके लिए हम लोग साल 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं बैठकर। ये प्रिपरेशन फेज वाला इसमें नॉलेज रिक्वायर्ड होती है जो आप प्रिपरेशन करते हैं। सेकेंड कैटेगरी होती है 2A 2B 2C, जो कि आपके ट्रिकी होते हैं येट सॉल्वर, जैसे RTG वाला क्वेश्चन हो गया, जैसे आपका ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर वाला हो गया। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको लॉजिक यूज़ करना पड़ता है, आपको एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ती है, आपको वर्ड मीनिंग का मतलब निकालना पड़ता है। यहाँ पे ऑन द स्पॉट आपको माइंड यूज़ करना पड़ता है। अगर मैं एक शॉर्ट वर्ड यूज़ करूँ तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना पड़ता है कि क्या आप जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, एफिशिएंसी आपकी कितनी मैक्सिमम है आपके रिसोर्सेज की। तो इसको मैं मास्टर की बोलता हूँ कि आप कितना ज़्यादा एक मास्टर की एक अपने माइंड को यूज़ करके आप आंसर्स को निकाल पाते हैं। सेकंड, फिर थर्ड कैटेगरी होती है जब ये दोनों फेल हो जाते हैं, ये भी काम नहीं कर रहा, ये भी काम नहीं कर रहा। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, उसमें आपको जो फिर यूपीएससी में आप जैसे कुछ ऑब्जर्वेशंस है मेरी 2017 से लेकर 2024 तक, जैसे जैसे क्वेश्चंस आए हैं उसमें यूपीएससी कैसे कैसे क्वेश्चंस में किस किस तरह का आंसर देता है। कुछ रैंडम क्वेश्चन आए तो उसमें किस तरह के आंसर्स होते हैं, ये कंप्लीटली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस है, पास्ट ऑब्जर्वेशंस है। ये ह्यूरिस्टिक्स के बेसिस पे है कि हमारा किस तरह के क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा। तो इसको मैं स्केलेटन की बोलता हूँ कि एक स्केलेटन है, सारे क्वेश्चंस पूछने का एक स्केलेटन होता है। हर एग्जामिनर का क्वेश्चन बनाने का माइंडसेट होता है, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं क्वेश्चन बनाते हुए। उन्हीं लिमिटेशंस को मैं एज अ लूप होल यूज़ करके आंसर डिराइव करने की कोशिश करता हूँ। ये दोनों चीज़ें आपको धीरे धीरे करके, हमारे टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे इसमें कौन कौन सी की है। वैसे मास्टर की का आपका धीरे धीरे बताया जाएगा। उसी तरह आपको नॉलेज को कैसे, लिमिटेड नॉलेज को मैक्सिमम कैसे यूज़ करना है वो आपको बताया जाएगा। अब इसी को मैं एक बार आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ 2024 के पेपर के ऊपर कि किस तरह के कौन से क्वेश्चन, कौन से कैटेगरी का क्वेश्चन था और उसके अंदर क्या क्या चीज़ यूज़ करनी थी। तो आइए देखते हैं 2024 का पेपर। तो ये आपके पास 2024 का सिविल सर्विसेज का लाइव पेपर है। इसमें एक बार देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो था टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का था, ये बेसिक क्वेश्चन था। ये 1B कैटेगरी, 1B मतलब नॉन नेगोशिएबल के अंदर फैक्चुअल कैटेगरी थी, जो हमने यहाँ देखा था नॉन नेगोशिएबल के अंदर फैक्चुअल कैटेगरी है। तो ये क्वेश्चन आपको सही करना ही करना है, ये बेसिक है। इसको अगर आप गलत करोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है प्रीलिम्स निकालना, आप एकदम बाउंड्री के पास आ जाते हो और फिर उसके बाद उन मार्क्स को लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सही करना ही पड़ता है। उसी तरह ये वॉल्केनिक एरप्शन है, ये 1B द्वारा नॉन नेगोशिएबल फैक्चुअल कैटेगरी है, ये सही करना ही पड़ता है, नॉन नेगोशिएबल है ये क्वेश्चन। उसी तरह ये वाला थिकनेस ऑफ ए ट्रोपोस्फेयर, ये भी नॉन नेगोशिएबल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये वाला, इसमें फैक्ट्स की ज़्यादा जरूरत नहीं है, कंसेप्चुअल ये सही करना होता है। ये आइसोथर्म्स वाला क्वेश्चन है, ये वाला पहली लाइन कंसेप्चुअल क्वेश्चन थी। सेकंड वाला जो है आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना है, इनकोहेरेंस टेस्ट यूज़ करना है इसके अंदर। इनकोहेरेंस टेस्ट क्या है कि ये गल्फ स्ट्रीम एंड नॉन अटलांटिक ड्रिफ्ट दे आर द वार्म करंट्स। अगर ये वार्म करंट्स है तो यहाँ पे लिखा हुआ कोल्ड करंट, कोल्ड तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन गलत हो गया, तो आंसर बन आ जाएगा इसका। उसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें, ये वाला जो है आपका बेसिक है, रिवर के ऊपर, रिवर सिस्टम पे हर बार क्वेश्चन आता है, यूपीएससी का फेवरेट एरिया है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है लेकिन ये सही करने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डीप फैक्ट्स नहीं पूछ रहा। ये वाला थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि डीप फैक्ट्स है, तो इसमें आपका 50-50 रहेगा।
अगर आप देखेंगे तो ऐसे प्रोबेबिलिटी वाइज जाएंगे तो इस सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इन दो ऑप्शंस की होगी करेक्ट होने की, इन दोनों की कब से बहुत कम होती है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब अगर हम देखें वैसे ये वाला है, ये कुछ थ्री बी कैटेगरी, थ्री बी कैटेगरी क्या थी हमारी, थ्री बी कैटेगरी थी बाउंसर के अंदर कोई नया एरिया पूछने लगा, वो बाउंसर एरिया पूछेगा और कोई नए टॉपिक्स के अंदर डीप फैक्ट्स पूछने लगेगा, तो ये ऐसे ही उसका दिमाग में आया कि माउंटेन्स के ऊपर पूछते हैं कौन सा फोल्ड माउंटेन है। अब ये इतने सारे स्पेसिफिक फैक्ट्स याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसमें कम चांसेस होते हैं क्वेश्चन सही होंगे, लेकिन अटेम्प्ट तो फिर भी करना होता है। अगर आपने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए, इन दोनों में से आपको है कि आंसर होगा, तो आपको अटेम्प्ट तो करना ही होता है। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी वाइज आपको समझाऊं कि अब ये वाला क्वेश्चन है कि इसमें हमको जैसे पूछ रहा है कि नॉर्थ सी के कौन कौन से बॉर्डर्स हैं, तो अब ये मुझे भी नहीं पता नॉर्थ सी के कौन से बॉर्डर है, मैं कभी ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद नहीं करके जाता। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, तो मैं इसमें सी सेट अप्रोच यूज़ करता हूँ, या फिर मैं इसको पीएनसी अप्रोच बोल सकता हूँ कि मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ हर ऑप्शन के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इसमें चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इन चारों को मैं या तो चूज़ करूंगा या नहीं करूंगा, तो या तो फिनलैंड को मैं यूज़ करूंगा, येस होगा या नो होगा, ऐसे चार ऑप्शन होंगे, तो इसके टोटल ऑप्शन 16 बनेगा, उसमें से एक ऑप्शन मुझे माइनस करना होगा क्योंकि नन ऑफ द ऑप्शन कोई भी नहीं है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज 15 बनेंगी। इसको इन सबको मैं अगर चूज़ करता हूँ तो वो बोल रहा है कि अगर ओनली वन कोई करेक्ट होगा, इन चार में से कोई भी एक करेक्ट होगा तो 4/15 प्रोबेबिलिटी आती है, ओनली टू करेक्ट होगा तो 4C 2/15, इन चार में से कोई भी मैंने दो सेलेक्ट किए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज वो 15 है, तो 6/15 आती है, ओनली 3 की 4/15 आती है, ओनली 4 की 1/15 प्रोबेबिलिटी आती है। तो प्रोबेबिलिटी वाइज अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑप्शन बी की है, ओनली 2 की है, और 4/15 ओनली 1 एंड ओनली 3 की है। तो हम सेफली वन ऑल 4 करेक्ट होंगे ये तो बोल ही सकते हैं कि इसकी 1/15 प्रोबेबिलिटी लीस्ट प्रोबेबिलिटी है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद अब आपको दिमाग लगाना होगा, थोड़ी सी आप नॉलेज यूज़ करोगे कि कौन सा है कौन सा नहीं है, उसके बेसिस पे आप एटलीस्ट कुछ ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर पाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, ये सबसे इजी क्वेश्चन था, देखने में सरफेस पे लगता है कि ये रैंडम अननोन टॉपिक पूछ लिया, इतने ज़्यादा फैक्ट्स कौन याद करेगा, कौन सा ग्रीन फील्ड है, क्या हम सारी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स की लिस्ट याद करते घूमे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आप बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है, तो फिर आप गधा मजदूरी वाला काम कर रहे हैं। ये गधा मजदूरी वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें स्मार्टनेस का क्वेश्चन है। ये मैंने 2A कैटेगरी के अंदर रखा है। 2A मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन सॉल्वेबल क्वेश्चन है, उसके अंदर लॉजिक यूज होगा आपका, ठीक है। तो ये इसके अंदर अब देखते हैं कि कैसे लॉजिक यूज होगा। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ये बोल रहा है, तो अब मैंने तीनों नाम पढ़ने की कोशिश करी, मैंने देखा कौन सा ग्रीन फील्ड हो सकता है। ग्रीन फील्ड मतलब कोई प्रोजेक्ट जो अभी लेटेस्ट में बनना शुरू हुआ है, सरकार ने बनाना स्टार्ट किया है। तो पहला नाम मुझे नॉर्थ ईस्ट या फिर कुछ हिमालयन एरिया का लग रहा था, नेपाल का या फिर नॉर्थ ऊपर वाले एरिया का लग रहा था। तो मुझे लगा कि यहाँ पे तो अभी अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, अभी लेटेस्ट में पिछले 5-10 साल से डेवलप होना स्टार्ट हुआ है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये ग्रीन फील्ड हो सकता है। विजयवाड़ा बहुत पुरानी सिटी है साउथ इंडिया की, तो इसमें हाई प्रोबेबिलिटी है कि बहुत पहले से एयरपोर्ट होगा। तो मुझे इन तीनों में से कोई एक एयरपोर्ट को डिलीट करना था। क्यों? क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन है स्केलेटन की के बेसिस पे, जो मैंने बताया था कि मेरी पास्ट ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये तीनों की तीनों फैक्चुअल हैं, और तीनों के अंदर अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में बहुत सारे फैक्ट्स दिए हो तो उसमें ऑल ऑफ द फैक्ट्स, सारे फैक्ट्स करेक्ट नहीं होते। ये मेरी क्रूड ऑब्जर्वेशन पे था, जो मेरी क्रूड ऑब्जर्वेशन रही है आज तक की 2017 से। और उसके बाद फिर मैंने लॉजिक यूज़ किया कि कौन से एयरपोर्ट को मैं डिलीट करूँ, कौन सा एयरपोर्ट इसमें नहीं होगा। तो मुझे विजयवाड़ा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लगी थी क्योंकि ये इसके ब्राउन फील्ड होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो फिर मेरे 1 एंड 2 के साथ गया था और एक्चुअली वो सही भी निकला। उसी तरह अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें तो ये 1C कैटेगरी होगा, मतलब नॉन नेगोशिएबल के अंदर कंसेप्चुअल कैटेगरी होगा, ये आपको सही करना ही करना है। ये वाला नॉन नेगोशिएबल है, 1C है, ये 1B है, ये फैक्चुअल है, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा कि इट इज़ एब्सोल्युटली एब्सेंट एट इक्वेटर। ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका थोड़ा सा मैं अगर बोलूँ तो ये 2B वाला क्वेश्चन है कि इसमें आप इतना तो यूज़ कर सकते हैं कि 50 सेंटीमीटर है तो इक्वेटोरियल नहीं होगा, चाइना को भी हटा सकते हैं। अब इन दोनों में आप कंफ्यूज रहेंगे, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि 50-50 पे तो आ जाओगे, उसके बाद आपका सही होगा या गलत होगा। लेकिन आप अब लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैंने इसमें यूज़ किया 50 सेंटीमीटर तो हो ही नहीं सकता इक्वेटोरियल चाइना में, तो एटलीस्ट आप इतनी नॉलेज तो यूज़ करो कि जो आपका 2B मतलब आप सेकंड कैटेगरी में बेसिक फैक्ट्स जो आपने याद किए हैं उसको आप यूज़ कर पा रहे हो। जैसे इक्वेटोरियल में मिनिमम 150 या 200 सेंटीमीटर तो चाहिए ही होती है रेंज, तो ये तो इक्वेटोरियल नहीं हो सकता। तो आप एलिमिनेशन कर पा रहे हो आपने बेसिक फैक्ट्स को यूज़ करके, तो इतना आपको करना आना चाहिए। उसी तरह अगर ये वाला क्वेश्चन देखें तो ये प्रोबेबिलिटी के बेसिस, अब इतना ही पी फैमिली है, ये
2022 में पी फैमिली पे क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछने लगा है, तो मैं इसको 3A कैटेगरी के अंदर डालूंगा कि बाउंसर कैटेगरी तो है, हमें पता है कि पी फैमिली के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, लेकिन वो इतने ज़्यादा डीप फैक्ट्स पूछने लगा है उस एरिया में जाके। 3A मतलब बाउंसर के अंदर डीप फैक्ट्स पूछने लगा है जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है याद करना। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऑन द स्पॉट ही डिसाइड करना होता है, ऐसे क्वेश्चंस का क्या करेंगे। तो इसमें प्रोबेबिलिटी वाइज अगर आप जाएंगे तो इन दोनों की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी निकल के आती है, तो इन दोनों में से कोई आप एक मारेंगे। अब क्या सही होगा वो आपकी थोड़ा सा किस्मत पे हो जाता है लास्ट में। अब अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें, ये प्योरली 2A कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब ये PAFAS ये किसी ने नहीं पढ़ा, किसी ये केमिकल सब्सटेंस है, किसी ने, मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा, इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू इतने दिए, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है और ये +2 मार्क्स लेने वाला क्वेश्चन है। कैसे +2 मार्क्स आएगा इसमें, देखो देखते हैं। इसमें लॉजिक 2A मतलब लॉजिक वाला कैटेगरी वाला क्वेश्चन है, 2A का मतलब लॉजिक कैटेगरी है। तो देखते हैं लॉजिक क्या लगेगा। अब मैंने देखा इसमें ये कुछ केमिकल सब्सटेंस है, तो ये नेगेटिव कुछ इम्पैक्ट आएगा इसका, ठीक है। तो ये बोल रहा है दे आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड, तो ये बोल रहा है कि इसमें मिलता है ये। तो अब मैं इसको अगर मैं ऐसे देखूं कि अगर मैं इसको बोलता हूं कि ये स्टेटमेंट गलत है, लेट अस अज्यूम, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मैं इतना ज़्यादा एरोगेंट हूं अपनी नॉलेज को लेके कि जिस सब्सटेंस के बारे में मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, PAFAS, उसके बारे में मैं ये बोल रहा हूं कि वो फूड और वाटर के अंदर मिलता ही नहीं। अगर मैं स्टेटमेंट को गलत बोल रहा हूं तो इसका इंटरप्रिटेशन तो यही निकला। तो लेकिन मुझे पता है कि मेरी नॉलेज जो है बहुत लिमिटेड है, मुझे ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं है, तो मैं इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूंगा स्टेटमेंट को कि क्या पता एग्जामिनर ने कहीं पे इसको पढ़ा हो इसलिए उसने ऐसा स्टेटमेंट बनाया है, नहीं तो ऐसा स्टेटमेंट उसके दिमाग में आए कि ये फूड और वाटर के अंदर मिलता है, ये बहुत टफ है ऐसा चीज़ दिमाग में आना। और दूसरा, अगर नेगेटिव टेस्ट से भी देखो तो हमें पूरा नॉलेज नहीं हो सकता कि ये कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं ये सही होगा। अब सेकेंडली ये नेगेटिव कोई सब्सटेंस है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा ही, तो ये इजीली डिग्रेड नहीं होगा ही, नेगेटिव इंपैक्ट है ना, इजीली डिग्रेड नहीं हो रहा है और सब्सटेंस भी नेगेटिव है, तो कुछ नेगेटिव सब्सटेंस का नेगेटिव इंपैक्ट ही तो होगा, नेगेटिव कंसिक्वेंस ही तो होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हो गई सही होने की। अब ये इट एक्सपोजर लीड टू बायोअक्यूमुलेशन, ये भी नेगेटिव इंपैक्ट है, तो नेगेटिव सब्सटेंस का नेगेटिव इंपैक्ट होना बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी हाई हो गई। और तीनों के तीनों अगर आप देखेंगे तो ये तीनों के तीनों जो है डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स हैं, फैक्चुअल स्टेटमेंट इसमें कोई भी नहीं है, इसमें कहीं पे भी ऐसा फैक्ट नहीं दिया है कि इससे रिलेटेड ऐसा ही होता है, ये डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स हैं, इसमें एब्सोल्यूट फैक्ट कोई भी नहीं है। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स जब भी होते हैं, ऐसे में मेरी पास्ट ऑब्जर्वेशन रही है, जिसको मैं स्केलेटन की बोलता हूँ, मेरी पास्ट ऑब्जर्वेशन रही है डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स हो और कुछ लॉजिक के बेसिस में मैं बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकता कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा कौन सा गलत होगा, तो उसको सही मान के हम बोल सकते हैं कि तीनों सही होंगे। उसी तरह अगर हम ये वाले को देखें, इसमें स्केलेटन, अगर इसमें प्रोबेबिलिटी वाली अप्रोच लगाऊं कि मुझे नहीं पता, अब ये बहुत ज़्यादा डीप में पूछा लगा, ये 3A कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया। 3A मतलब बाउंसर के अंदर डीप फैक्ट्स पूछने लगा है, तो अब ये अब हमें अब इतने सारा कौन स्पीशीज याद करके जाएगा, ये सब पॉसिबल ही नहीं है याद करना। और UPSC कोई बेवकूफ़ तो है नहीं ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, उसे भी पता है ये चीज़ें कोई भी याद नहीं करता, लेकिन वो फिर भी क्यों पूछ रहा है, तो वो आपसे इसलिए पूछ रहा है कि आप, वो ये चेक करना चाह रहा है ऐसी रैंडम सिचुएशन के अंदर जहां पे आपको अनईजी फील करवाया जा रहा है, आपको कंफर्टेबल जोन से बाहर निकाला जा रहा है कि अब देखते हैं कि ऐसे सिचुएशन आप कैसा बिहेव करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना होता है। तो मैं तो अपना मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं तो मैथ्स यूज़ करने लगता हूँ। अब मैं ये देखता हूँ कौन से ऑप्शन की कितनी प्रोबेबिलिटी है करेक्ट होने की। 5 इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं और ये बोल रहा हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्ट, तो मतलब अगर मैं इसकी निकालूँ टोटल ऑप्शंस कितने मैं इनको सिलेक्ट कर सकता हूँ PNC यूज़ करके, तो आएगा 2 × 2 की पावर 5, तो 32 ऑप्शन आएंगे। इसमें नन का ऑप्शन कोई भी नहीं है तो -1 करना पड़ेगा, 31 टोटल ऑप्शन हो गए। और इस ओनली 2 के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, 5 में से 5C2 डिवाइडेड बाय 31, इसकी होगी 5C3 डिवाइडेड बाय 31, इसकी होगी 5C4 डिवाइडेड बाय 31। ये PNC का कंसेप्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। इसकी होगी 1/31, तो ये हो गई 10/31, ये हो गया 10/31, ये हो गया 5/31, ये हो गया 1/31। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इन्हीं 2 ऑप्शंस की आ रही है। अब मैंने मैथमेटिक्स यूज़ किया, लॉजिक यूज़ किया कि किस ऑप्शंस की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। अब मैं इतना तो डिड्यूस कर लिया मैंने कि इन दोनों में से होगा। अब इसके बाद मैं यूज़ करूँगा स्केलेटन की, जो मैं आपको थर्ड की बता रहा था अपनी, कि मैं अपनी पास्ट ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे, ह्यूरिस्टिक्स के बेसिस पे मैं ये देखता हूँ कि जब भी ऐसे 5 ऑप्शंस आते हैं तो उसमें मैक्सिमम टाइम्स ऑप्शन ओनली 2 आता है या फिर ओनली 3 आता है। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि ऐसे में मैक्सिमम टाइम्स ऑप्शन ओनली 3 आता है। तो मैंने रिस्क लिया
कि ओनली 3 इन दोनों में से कोई एक मारा था, तो मैंने इसलिए ओनली 3 मारते हैं और वही सही निकला। तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, ये रैंडम क्वेश्चन है, ऐसे में आप थोड़ा सा लॉजिक यूज करते हो, थोड़े से आप स्केलेटन की यूज करते हो पास्ट ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, और ऐसे क्वेश्चन में आप +2 मार्क्स लेके जाते हो घर पे। अब अगर हम दूसरा देखें, तो ये वाला क्वेश्चन को देखें, ये रैंडम कुछ पूछने लगा, 3A कैटेगरी का हो गया ये क्वेश्चन। 3A कैटेगरी में क्या है कि स्पीशीज पूछने लगा, ये कौन सी क्या करती है। अब इसको ये सब कौन याद करके जाता है, इतना कोई याद नहीं कर सकता। ऐसे क्वेश्चन को ऑन द स्पॉट अगर आपको कुछ लॉजिक आ रहा है तो आप लगाइए, और स्केलेटन की आ रही है तो लगाइए। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें अगर हम देखें, ये 2A कैटेगरी का क्वेश्चन है। 2A कैटेगरी में क्या होगा, मतलब ये ट्रिकी तो है लेकिन सॉल्वेबल है लॉजिक का यूज करके। 2A लॉजिक वाला था ना, लॉजिक 2A के अंदर लॉजिक है। तो देखते हैं इसमें क्या है। अब अगर मैं इसमें देखूं तो ये बोल रहा है कि वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ वन ऑफ द एजेंसी। अब देखो, इतनी ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन, पहली बार तो उसका नाम ही मैंने पहली बार सुना है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम ही मैंने पहली बार सुना है, वो बता रहा है इट इज़ वन ऑफ द एजेंसी ऑफ UN। अब UN की मैंने मोस्टली सारी एजेंसीज के नाम तो सुने ही हैं, अगर ये इसकी एजेंसी होती तो मैंने पक्का सुना होता कि ये इसकी एजेंसी है। तो इसके हाई चांसेस हैं, मैं अपनी नॉलेज में, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि जो मैं पढ़ के आया हूँ वो तो कम से कम सही है। जिस चीज़ के बारे में मेरे को नहीं पता उसमें मैं बोल सकता हूँ कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन ही पहली बार सुनी है और ये इसकी एजेंसी हो, इसकी बहुत कम प्रोबेबिलिटी है सही होने की। तो इसके चांसेस है नेगेटिव, ये इसके गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। अब ये कुछ टॉयलेट है तो इसमें कुछ कोहेरेंस टेस्ट लगाएंगे कि ये बोल रहा है टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन है तो टॉयलेट समिट, टॉयलेट डेट, टॉयलेट कॉलेज, ये सब इनिशिएटिव होंगे ही। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, अच्छी बातें कर रहे हैं। टू इंस्पायर एक्शन अगेंस्ट द ग्लोबल सैनिटेशन, कुछ अच्छी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट UPSC में सही होते हैं कि ये कुछ देश का भला कर रहे हैं। उसके बाद ये बोल रहा है मेन फोकस ऑफ द फंक्शन इज टू ग्रांट फंड्स। अब बताइए, ऐसी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो लीस्ट डेवलप कंट्रीज को और डेवलपिंग कंट्रीज को भी। अब देखो इसमें एक और चीज देखिए, ये प्रॉपरली एब्सोल्युटली आप इसको बोल सकते हैं स्टेटमेंट गलत होगा। ये बोल रहा है फंड्स दे रहे हैं, वो भी मेन फोकस है फंड्स देना इसका। वो भी किसको दे रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को, डेवलप्ड कंट्रीज को, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को, मतलब फंड्स दे रहे हैं। एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन जिसका हमने कभी नाम भी नहीं सुना, अगर कोई वर्ल्ड बैंक होता या फिर कोई ADB होता या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक होता, ऐसे बड़े बड़े बैंक्स होते तो हम मान भी लेते कि चलो यार वो फंड्स दे रहे होंगे। ऐसी कोई छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन जिसका हमने कभी सुना नहीं, उसका मेन फोकस फंड्स देना है, वो भी डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज को। तो बहुत ही ज़्यादा मेरे को ऐसा लग रहा है कि सेल्फ मेड स्टेटमेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो हम बहुत इजीली बोल सकते हैं कि इसमें या तो ये तो नहीं होगा, थर्ड स्टेटमेंट तो हटा ही दो आप, तो या तो A होगा या C होगा। मैं A के साथ गया था और आंसर भी यही निकला था। ये वाला क्वेश्चन को देखो, ये प्रॉपर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल क्वेश्चन था जिसमें आपका 2A कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसमें प्रॉपरली लॉजिक यूज हुआ था मेरा। अब देखो 2A मतलब ट्रिकी है लेकिन सॉल्वेबल है और लॉजिक यूज होकर सॉल्व होगा। अब देखो इसमें ये बोल रहा है लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। अब देखिए, जब मुझे पता है कि हम ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस का ही ब्रीडिंग सीजन कोई पर्टिकुलर नहीं है। हम इतने ऑर्गेनाइज रहते हैं, हम इतने ऑर्गेनाइज होने के बाद भी हमारा ब्रीडिंग सीजन कोई पर्टिकुलर नहीं है। तो लायंस तो बहुत हैफाजार्ड रहते हैं, वो तो जंगल में रहते हैं, उनका ब्रीडिंग सीजन पर्टिकुलर हो, ये तो बहुत ज़्यादा एक समझ के बाहर स्टेटमेंट है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है सही होने की। सेकेंडली अगर हम देखें, थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं, अनलाइक मेल लायंस, मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी। अब देखिए, ये मेल लायंस और मेल लेपर्ड्स अगर हम देखें फूड चेन के अंदर ये काफ़ी ऊपर आते हैं, ठीक है, काफ़ी एक तरह से कीस्टोन स्पीशीज होंगी या बहुत ऊपर कैटेगरी में आते होंगे फूड वेब के अंदर, फूड चेन के अंदर। तो अगर इतनी ऊपर ये आ रहे हैं और वो अपनी बिना टेरिटरी मार्क करे सर्वाइव कैसे करेंगे। लेट अस सपोज मैं इस स्टेटमेंट को सही मानता हूं, तो इसका मतलब वो टेरिटरी मार्क नहीं करते अपनी मेल लेपर्ड्स। अगर मेल लेपर्ड्स टेरिटरी मार्क नहीं करेंगे तो वो अपना सर्वाइवल कैसे इंश्योर करेंगे। जो इकोलॉजिकल नीश वाला कंसेप्ट है वो कैसे फुलफिल होगा। कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, स्पीशीज के अंदर कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। जो गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसके हिसाब से तो सारा एक जो हार्मनी है वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अब इसमें ऐसे क्वेश्चन में मैंने सिंपल लॉजिक यूज़ किया, जो अपने बेसिक्स थे मेरे इकोलॉजी के, मैंने उसको यूज़ किया और मेरे को इतना पता चल गया कि यार इतनी बड़ी स्पीशीज़ टेरिटरी मार्क ना करे ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो मैंने 3 हटाया, सीधा आंसर आ गया था मेरा। और ये वाला भी मुझे लॉजिकली लग रहा था कि ये सही होगा स्टेटमेंट, तो मेरा वैसे भी सही हो गया। अब चीता रोर नहीं करते ये मुझे जानने की जरूरत ही नहीं थी। इस क्वेश्चन में चीता रोर करते हैं या नहीं करते ये फैक्ट मुझे जानने की जरूरत ही नहीं थी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये डेविड
डेविड एटनबोरो की उसमें से आ रहे हैं, जो टीवी सीरीज आती है नेटफ्लिक्स पर। अब ये सब कौन देखता है? आप ये सब देखेंगे या फिर मेंस की तैयारी करेंगे? एक बात बताइए मेरे को। या तो ये सब देख लिए, प्रीलिम्स के बिल्कुल मास्टर बन जाइए, एक एक फैक्ट्स दुनिया भर का याद कर लीजिए, विकीपीडिया वॉकिंग विकीपीडिया बन जाइए। या फिर आप मेरी तरह स्मार्टनेस दिखाइए, एक पैटर्न आइडेंटिफाई करिए, जिस पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं, एक पैटर्न आइडेंटिफाई करिए, क्वेश्चन की कैटेगरी आइडेंटिफाई करिए और उसको उसके अंदर थोड़ा दिमाग लगाइए और आंसर निकालिए और अपना प्रीलिम्स निकाल के मौज मस्ती करिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्लासिक क्वेश्चन है जो स्केलेटन की या फिर लॉजिक के बेसिस पे है। स्केलेटन की बताता हूं इसमें पहले क्या है, पहले लॉजिक समझ लेते हैं इसमें क्या है। लॉजिक इसमें ये है कि ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉइजनस स्पीशीज। तो अब देखिए बटरफ्लाइज की कितनी सारी स्पीशीज होंगी, मान लो 10,000 स्पीशीज होंगी बटरफ्लाई की, फिश की बहुत सारी 10,000 स्पीशीज, कितनी बहुत सारी स्पीशीज होंगी, फ्रॉग्स की बहुत सारी स्पीशीज होंगी। अब हमने सारी स्पीशीज तो देखी नहीं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं इसके अंदर, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं कि कौन सी स्पीशी पॉइजनस होगी कौन सी नहीं होगी, ये हमको बिल्कुल नहीं पता। तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि जब हमको ये बात पता ही नहीं, हम अपनी नॉलेज की ह्यूमिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, इंटरव्यू में भी और यूपीएससी एज अ पूरा एग्जाम प्रोसेस में भी आपकी नॉलेज की ह्यूमिलिटी को चेक करता है। तो मेरे को पता है कि अब मुझे ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं है, मैं अपनी ह्यूमिलिटी को, नॉलेज की ह्यूमिलिटी को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं ये मान लेता हूँ मेरे को सारी स्पीशीज मैंने नहीं देखी, बटरफ्लाई की या सारी फिश की स्पीशीज नहीं देखी, फ्रॉग की नहीं देखी, तो उसमें कोई ना कोई तो पॉइजन होगा ही ना, कोई ना कोई तो पॉइजनस होगा ही। या फिर आप दूसरी तरह से देखो कि अगर आप इस स्टेटमेंट को बोलते हो कि बटरफ्लाई पॉइजनस नहीं है, तो क्या आप ये बात 100% श्योरिटी से बोल सकते हो कि इसमें बटरफ्लाई की दुनिया में कोई भी स्पीशी होगी वो पॉइजनस नहीं है? तो ये ऐसी चीज बोलना बहुत ज्यादा एक कंट्रोवर्शियल हो जाएगा कि यार आपको जिस चीज के बारे में आपको एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं है उसके बारे में आप कैसे बोल सकते हो वो गलत है। तो इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट देके अगर आप देखेंगे तो ऑल थ्री आएगा। तो ऑल थ्री ये स्केलेटन की है, ये मेरी पास्ट ऑब्जर्वेशन रही है, जिस क्वेश्चन में, जिस नॉलेज में हमें इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज बनती हो, जिसमें ओपनिंग छोड़ रखी हो कि यार ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, हम श्योरिटी से नहीं बोल सकते आंसर को, तो ऐसे क्वेश्चंस में साइंस एंड टेक या एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस में आंसर 3 आता है, ऑल 3 आता, मतलब ऑल द अबव आता है, तो वही आंसर निकला भी। उसी तरह अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें, ये प्रॉपर 2A कैटेगरी का क्वेश्चन है। 2A कैटेगरी में क्या है, लॉजिक का क्वेश्चन है। अब ये मैंने पर्सनली अपनी तैयारी के अंदर आज तक ये जायंट स्टार और ये सब नहीं पढ़ा, मैं इतना सब डिटेल में नहीं पढ़ के जाता, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को सही करके आया था। देखते हैं कैसे। अब देखिए इसमें क्या, मैंने क्या यूज किया था, इनकोहेरेंस टेस्ट। इनकोहेरेंस का टेस्ट है मतलब मैं ये चेक करूंगा कि आपस में स्टेटमेंट्स कोहेरेंट है या नहीं, दोनों स्टेटमेंट पैरेलली जाएंगी या दोनों स्टेटमेंट से कोई एक साथ आएगा या दोनों की दोनों साथ में आएंगी। अब मैं ये चेक करता हूँ, ये बोल रहा है कि जाइंट स्टार्स विच लिव मच लॉन्गर, मुझे नहीं पता, मान लेते हैं होगा। अब देखते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कंपेयर टू डॉर्फ स्टार्स जाइंट स्टार हैव अ हायर रेट ऑफ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। अब देखिए अब इसमें यूज करते हैं, अगर जाइंट स्टार का न्यूक्लियर रिएक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, डॉर्फ स्टार के कंपैरिजन में, तो ये हम बोल सकते हैं कि अगर न्यूक्लियर रिएक्शन रेट बहुत ज़्यादा है तो उसकी जो लाइफ होगी वो छोटी होगी, क्योंकि वो जल्दी जल्दी डिके करेगा। अगर जल्दी डिके करेगा तो उसकी लाइफ बड़ी हो ही नहीं सकती। तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट इनकोहेरेंट है, या तो पहला स्टेटमेंट सही होगा या सेकंड स्टेटमेंट सही होगा, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। तो ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया, अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। अब उसके बाद आपका, अब आप, मैंने थोड़ा सा अपने पास्ट ऑब्जर्वेशंस को यूज किया था कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा कौन सा नहीं होगा। मैंने ये तो ये देखा था कि ये वाला ज़्यादा सॉफ्ट स्टेटमेंट है, पास्ट ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मेरे को लगा था ये वाला सही होगा, क्योंकि इसमें इंग्लिश अगर मैं ग्रामर यूज़ करूँ तो इसमें ये वाला ज़्यादा कॉपीड स्टेटमेंट लग रहा था मुझे, कहीं से कॉपी किया हुआ है। ये वाला मुझे लग रहा था सेल्फ मेड स्टेटमेंट है, तो मैं रिस्क लेके गया था कि ये वाला सही होगा ये गलत होगा, तो मेरा सही हो गया था। तो एटलीस्ट चलो आप ये वाला नहीं यूज़ कर सकते जो मैंने लास्ट में इन दोनों में डिसाइड किया, कम से कम ये तो कर ही सकते हो ना कि दोनों के दोनों इनकोहेरेंट है, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, इतना तो यूज ही कर सकते हो ना। इसके अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ये सब नॉलेज के क्वेश्चन नहीं है, ये सब लॉजिक के क्वेश्चन है। और यही पैटर्न है यूपीएससी का, जो इंटरव्यू दिए हुए कैंडिडेट्स ने आइडेंटिफाई कर लिया, इसलिए वो बार बार प्रीलिम्स निकालते हैं। और यही पैटर्न आपको समझाने के लिए टॉपर नोट्स आपके लिए आया है, जो आपको टेलीग्राम चैनल से या फिर वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू आपको ये समझाया जाएगा कि क्या क्या पैटर्न है। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि ऐसा पैटर्न एग्जिस्ट करता है, देयर इज नथिंग रैंडमनेस इन द दिस। अब उसके बाद अब ऐसे ही आप ये पीडीएफ शेयर मैं आपके साथ कर दूंगा, आप देख लेना कौन सा कैटेगरी, कौन सा क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी का है।
अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, प्रॉपर लॉजिक वाले क्वेश्चन थे, सारे के सारे इकोनॉमी के आते हैं। ऐसे क्वेश्चन ये मैंने तो कभी नहीं पढ़ा लाइफ में कि कौन कौन से गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ट्रेड कर सकता है। ये सारी क्या लिस्ट याद करने जाऊंगा क्या मैं? अगर मैं इसी की लिस्ट याद करूंगा तो फिर मेंस की तैयारी कब करूंगा? या फिर ऐसी तो कितने सारी इन्फॉर्मेशन है, कितनी लिस्ट है दुनिया के अंदर, मैं कौन कौन सी लिस्ट याद करता घूमूंगा? मैं रोबोट थोड़ी हूँ, मैं तो ह्यूमन हूँ। ये बात यूपीएससी को भी पता है, तो फिर वो रोबोटिक सवाल की पूछ रहा है, ऐसे सवाल की पूछ रहा है जो रोबोट को याद होने चाहिए। रोबोट याद कर सकते, ह्यूमन याद नहीं कर सकता। तो वो ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर साबित होता है कि ऐसे क्वेश्चन में यूपीएससी चाहता है कि आप लॉजिक लगा के सॉल्व करें इन क्वेश्चंस को। तो लॉजिक लगाएंगे, देखिए कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, अब मेरे को इन दोनों का तो था ही क्या, ये दोनों तो करेंगे, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, इतने बड़ी बॉडीज हैं, इतने बड़े ऑपरेटर्स हैं ये, ठीक है, मार्केट के अंदर। तो ये रिटेल इन्वेस्टर, ये मेरे को अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे पता था कि मैं जीरोधा ऐप यूज करता हूँ, ठीक है। जीरोधा ऐप में मेरे को पता था कि मुझे ये ऑप्शन दिया जाता है कि मैं इनके अंदर ट्रेड कर सकूँ या नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर। तो बस मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी, पर्सनल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मैंने बोल दिया तीनों करते होंगे। उसी तरह इसमें देखेंगे आप कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। अब अगर आप देखेंगे तो ये तो आपको अंडरस्टैंडिंग के बेसिस समझ आ जाएगा, करेंसी स्वैप है, कुछ स्वैप हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, तो ये हो सकता है। ईटीएफ तो होते ही है, ये तो है ही, ठीक है। अब मोटर व्हीकल में मुझे डाउट आ रहा था कि यार मोटर व्हीकल होगा या नहीं होगा, तो अब मेरे को था कि 1-3 तो आएगा ही आएगा, 1-3 तो आएगा ही। अब इन दोनों में से कोई एक होगा, तो मैंने रिस्क लिया था कि यार मोटर व्हीकल नहीं होगा, ये ऑड वन आउट है इसके अंदर, तो मैं इसके साथ गया था। अब देखते हैं यूपीएससी क्या आंसर देगा इसका। उसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, अब ऐसे आप वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल की क्या लिस्ट याद करते घूमेंगे? अगर यही सब याद करना है तो फिर रोबोट को क्यों नहीं हायर कर लेता यूपीएससी? ह्यूमंस को क्यों हायर कर रहा है? क्योंकि ये क्वेश्चन लॉजिकल है, इन क्वेश्चंस में लॉजिक यूज करना है। ये 2A कैटेगरी का क्वेश्चन है आपका 2A कैटेगरी का क्वेश्चन है जिसमें लॉजिक यूज करना है आपको, ठीक है। तो बस वर्किंग कैपिटल का मतलब समझिए, वर्ड मीनिंग का मतलब समझिए, जो मैंने आपका वर्ड मीनिंग समझिए क्या है। वर्ड मीनिंग भाई इसका अगर आप देखेंगे वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब हो सकता है, ऐसा कैपिटल जो काम करने में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ऐसा फिक्स कैपिटल मतलब जो आपने एक बार कैपिटल लगा दिया, जो आपके बार बार उस कैपिटल को यूज करके आप बार बार प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे आपने कोई मशीन लगा दी बिठा के इंडस्ट्री के अंदर। वर्किंग कैपिटल मतलब आपने जब मशीन तो लगा दी, उसके अंदर जो आप लुब्रिकेंट्स डाल रहे हैं वो वर्किंग कैपिटल है। तो आपको देखना फार्मर प्लो वर्किंग कैपिटल होगा या क्या होगा, बस ये लॉजिक के बेसिस पर आप देखेंगे बहुत इजीली आंसर आ जाएगा आपका। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसी एनालिसिस के लिए, अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में देखना है कैसे कैसे है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप में हम आपको PYQs के थ्रू बताएंगे कैसे कैसे कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है, उन टॉपिक्स को एनालाइज कैसे करना है, एक्चुअली में जो ऑप्शंस है उसके बेसिस पे कैसे एनालिसिस करना है, कौन सा सही होता है कौन सा गलत होता है। आपको मेन फोकस हमारा रहेगा कि आप नॉलेज मिनिमम गैदर करें और एप्लीकेशन मैक्सिमम करें, नॉलेज मिनिमम करें, एप्लीकेशन मैक्सिमम करें, जो मेरा पर्सनल एजेंडा रहा है हमेशा अक्रॉस द अटेम्प्ट्स। और ये मेरा जो पर्सनल एजेंडा रहा है ये सक्सेसफुल भी रहा है। मैंने 3 इंटरव्यूज़ दिए हैं बैक टू बैक। और जो इसमें एक और ऑब्जेक्टिव हमारा रहेगा कि जो हम आपको नए MCQs प्रैक्टिस कराएंगे जो PYQ पैटर्न पे होंगे। कोचिंग इंडस्ट्री के जो PYQs होते हैं, जो यूपीएससी की PYQ होते हैं, ये आपको लोगों को पता ही होगा, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है दोनों MCQs के अंदर। तो हम जो क्वेश्चंस बनाएंगे MCQ अपने ऑब्जर्वेशन, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ऐसे ही क्वेश्चंस बनाएंगे जिसमें यूपीएससी की तरह एलिमिनेशन ट्रिक्स लग रही होंगी, लॉजिक लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं होंगे। फैक्चुअल हम अवॉइड करेंगे, हम लॉजिक वाले क्वेश्चन डालेंगे प्रैक्टिस के लिए। आपको अगर इस चीज़ को देखना है तो आप एक बार इस वाले ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का नाम है मास्टर की टू यूपीएससी बाय टॉपर्स नोट्स। और इसके अंदर एक तो है मास्टर की, जो मैंने आपको बताया, जो मेनली बेस्ड ऑन लॉजिक है, ठीक है। एक है स्केलेटन की, जो मेनली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन है, कि इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूरिस्टिक्स, कि कैसे क्वेश्चन में कैसा आंसर आता है। ये भी आप लोगों के साथ धीरे धीरे करके शेयर किया जाएगा। तो आप हमारे साथ टॉपर नोट्स के साथ बने रहिए। और यूपीएससी प्रीलिम्स का पैटर्न जो है उसको आइडेंटिफाई करने में आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए एक्चुअली में क्या वो पैटर्न है जिससे आपका बार बार यूपीएससी प्रीलिम्स निकलेगा। आपको 4 दिन मिले, 2 दिन मिले, 1 दिन मिले, अगले दिन रिजल्ट के पेपर निकलवा लें, तो आपका प्रीलिम्स हर बार निकलेगा, जैसे हम लोगों का निकला है, मेरा पर्सनली निकला है, इन इंटरव्यू वाले लोगों को निकलता है, ठीक है। तो आपको मिलते हैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। ऑल द बेस्ट।